हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ललिता। आप सुन रहे हैं भूतिया कहानी ललिता की ज़ुबानी। आज की कहानी आपको ले जाएगी उस जगह जहां जिंदगी की आखिरी सांस के बाद भी सन्नाटा कभी पूरी तरह नहीं मरता। शहर के किनारे पर बना एक पुराना मुर्दाघर, जहां रात होते ही घड़ी की हर टिक टिक दिल की धड़कन जैसी सुनाई देती है, जहां लोहे की ठंडी दराजों में बंद लाशें कभी कभी खुद ही खिसकने लगती हैं, और जहां कहा जाता है कि कुछ शरीर तो चले जाते हैं लेकिन कुछ रूहें यहीं रह जाती हैं। उस रात जब घड़ी ने ठीक 12 बजाए, बिजली एक पल के लिए गई और जब लौटी तो रात का सन्नाटा अमरनाथ मुर्दा घर को अपनी गिरफ्त में ले चुका था। इंस्पेक्टर विक्रम अपनी नींद पूरी करने की कोशिश कर रहे थे, तभी उनके कान में वार्ड बॉय की चीख सुनाई दी। इंस्पेक्टर साहब, जल्दी चलिए, बहुत बड़ा कांड हो गया है। वार्ड बॉय अनिल हांफते हुए उनके सामने खड़ा था। उसका चेहरा डर से सफ़ेद पड़ा था। विक्रम ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन अनिल का डर कुछ और ही बयां कर रहा था। क्या हुआ? ऐसे चिल्ला रहा है जैसे कोई भूत देख लिया हो। इंस्पेक्टर विक्रम ने जोर देकर पूछा। अनिल कांपते हुए बोला, उससे भी बुरा देखा है सर, अपनी आंखों से खुद देख लीजिए। अनिल इंस्पेक्टर को मुर्दा घर के अंदरूनी हिस्से में ले गया, जहां हवा में लाशों की सड़ी हुई बदबू तैर रही थी। ये बदबू इतनी तीव्र थी कि किसी के भी होश उड़ा सकती थी। इंस्पेक्टर ने नाराजगी से कहा, क्या तू मुझे सड़ी हुई लाश की बदबू सूंघाने लाया है, इसलिए तेरे पसीने छूट रहे थे? अनिल ने जवाब नहीं दिया, बस कोल्ड स्टोरेज की तरफ इशारा किया। एक एक करके अनिल ने वहां रखी लाशें बाहर निकाली, और जो दृश्य सामने आया उसे देख इंस्पेक्टर के रोंगटे खड़े हो गए। हर लाश के साथ कुछ भयानक किया गया था। इन सभी लाशों की तो एक आंख गायब है, इसका तो दिल ही नहीं है। अरे, इसका तो दिमाग तक निकाल लिया है। इंस्पेक्टर विक्रम हक्के बक्के रह गए। जैसे जैसे अनिल लाशें निकालता गया, विक्रम को महसूस हुआ ये कोई साधारण अपराध नहीं था। ये किसी की इंसानियत की सारी हदें पार करने वाला घिनौना कृत्य था। उसके पैरों तले की जमीन जैसे खिसक चुकी थी। मरने के बाद किसी लाश के साथ ऐसी हैवानियत कौन कर सकता है? ये मुर्दा घर नहीं, बल्कि हैवानियत घर बन गया है। और कब से चल रहा है ये सब? विक्रम ने अनिल से पूछा। अनिल ने डरते हुए कहा, जिसे भी बताया उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया। पर सर, एक बात और है। उसकी आवाज़ और धीमी हो गई। जिन लाशों के अंग गायब हुए हैं, वे रात 12 बजे बाहर निकलती हैं और सुबह 4 बजे वापस आती हैं। ये क्या बकवास है? लाशें कैसे चल सकती हैं? विक्रम ने गुस्से में कहा। अनिल ने हताश होकर जवाब दिया, आप भी मेरा मजाक उड़ाने लगे। अगर आपको यकीन नहीं तो आज रात आप खुद रुक कर देख लीजिए। इंस्पेक्टर ने चुनौती स्वीकार कर ली। रात गहराती गई। घड़ी की सुइयां धीरे धीरे 12 के करीब पहुंचने लगीं। मुर्दा घर की दीवारों पर परछाइयां लंबी होती जा रही थीं। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, घंटे की आवाज़ पूरे मुर्दा घर में गूंज उठी, और अचानक सब कुछ सन्नाटे में डूब गया। उनकी धड़कनें तेज हो गईं। दोनों की नज़र कोल्ड स्टोरेज पर टिकी थी। तभी एक एक करके कोल्ड स्टोरेज के बॉक्स अपने आप खुलने लगे, धीरे, चर्र की आवाज़ के साथ। देखा ना सर, मैंने कहा था ना, ये लाशें 12 बजे एक लाइन में कहीं जाती हैं, अनिल ने फुसफुसाते हुए कहा। विक्रम को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। एक एक कर लाशें बाहर निकलने लगीं। उनके कदम धीमे थे पर सीधी लाइन में। इंस्पेक्टर ने तय किया वे इन चलती लाशों का पीछा करेंगे और इस रहस्य को उजागर करेंगे। दोनों ने लाशों का पीछा किया। वे शहर से दूर एक सुनसान काले तालाब की तरफ जा रही थीं। रात और भी गहरी हो चुकी थी। ये लाशें यहाँ इस तालाब में नहाने आती हैं, पर किस लिए, और ये सब कौन करवाता है? विक्रम के मन में कई सवाल घूम रहे थे। लाशें एक एक करके उस काले पानी में उतरने लगीं। पानी में लहरें उठीं, पर कोई आवाज़ नहीं हुई। अनिल ने धीमी आवाज़ में कहा, चलिए इंस्पेक्टर साहब, अब इन लाशों के लौटने का वक्त हो गया है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। अगले दिन इंस्पेक्टर ने हवलदार मांगेराम को बुलाया। मांगेराम, पिछले 1 महीने से अमरनाथ मुर्दा घर में जितनी भी लाशें आई हैं, उन सब की लिस्ट चाहिए, जल्दी लेकर आओ। मांगेराम सारी फाइलें ले आया।
फाइलों को देखते ही विक्रम की आंखें सख्त हो गईं। उन्हें अनिल और उसके बाप के बारे में कई बातें पता चलीं। विक्रम और मांगेराम सीधे अनिल के पास पहुंचे। मांगेराम, इसे हथकड़ी पहना। इसने जो जुर्म किए हैं उसके लिए इसे फांसी भी हो जाए तो वो भी कम है। विक्रम दहाड़ उठे। हक्का बक्का रह गया। इंस्पेक्टर साहब, मुझे क्यों अरेस्ट कर रहे हैं? मेरा जुर्म क्या है? विक्रम की आवाज ठंडी हो चुकी थी। जुर्म? लाशों के साथ बदसलूकी की, उनके अंगों को काले बाजार में बेचा, और अब पूछ रहा है क्या जुर्म है? हवलदार ने कहा, सर, ये गेंडे की खाल लेकर पैदा हुआ है। इसको मार मार कर मेरे पसीने छूट गए, लेकिन एक अक्षर भी नहीं बोला। मैं तो थक गया। अब आप ही करो इसके साथ जो करना है। विक्रम खड़ा हुआ और अनिल से सच उगलवाने के लिए आगे बढ़ा। देख, मुझे पता है तेरा बाप इन सब के पीछे है। मैंने फाइलों में तेरा और तेरे बाप का जिक्र पढ़ा है। अब सीधे से अपने बाप का पता बता, वरना मैं सीधे मार ही डालूंगा। अनिल अचानक ठहाके लगाने लगा। आखिर तुझे पता चल ही गया। लेकिन इंस्पेक्टर, जैसा तू सोच रहा है, ये खेल उससे बहुत बड़ा है, और हम पाप नहीं पुण्य का काम कर रहे हैं। पुण्य का। विक्रम ने हैरान होकर पूछा, कैसा खेल? आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ बोलो। अनिल ने कहा, आज रात तुम उस काले तालाब के पास चले जाना। तुम्हें तुम्हारे सब सवालों के जवाब मिल जाएंगे। इतना कहते ही अनिल ने एक अजीब सी मुस्कान दी और पलक झपकते ही रिवॉल्वर का ट्रिगर दबाकर अपना सर उड़ा लिया। अनिल को खुदकुशी करते देख इंस्पेक्टर विक्रम सहम गए। रात 1 बजे इंस्पेक्टर विक्रम और हवलदार मांगेराम झाड़ियों के पीछे छिपे काले तालाब के पास इंतजार कर रहे थे। मांगेराम ने पूछा, सर, हम किस गैंगस्टर का इंतजार कर रहे हैं? विक्रम ने कहा, मांगेराम, हम किसी गैंगस्टर का नहीं बल्कि एक हैवान का इंतजार कर रहे हैं जो यहाँ कभी भी आ सकता है। विक्रम बोल ही रहे थे कि तभी एक लाइन से लाशें तालाब की ओर आती दिखीं, जिनमें सबसे आगे अनिल की लाश चल रही थी। मांगेराम लाशों को चलते देख डर के मारे पसीने पसीने हो गया। सर, ये मुर्दा लोग चल कैसे रहे हैं? और इनमें सबसे आगे तो वार्ड बॉय ही चल रहा है, जिसने आपकी रिवॉल्वर से खुदकुशी की थी। मांगेराम ने कांपते हुए कहा। इससे पहले कि विक्रम कुछ कहते, उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा शख्स काले तालाब के अंदर से निकलता है और सामने से आ रही लाशों के मुंह पर काला रंग पोत देता है। बूढ़े शख्स ने अनिल की लाश के सामने आकर कहा, मेरे बेटे अनिल, माना कि तू मेरा बेटा था, पर पाप तो हर इंसान से होता है। लोग सोचते हैं कि मरने के बाद हिसाब चुकता हो जाता है, लेकिन मेरी अदालत में मरने के बाद भी सज़ा मिलती है। हर उस जुर्म का हिसाब लिया जाता है जिससे कभी दूसरों को दुख पहुंचा हो। इतना कहकर वो बूढ़ा बाबा अपने होंठ हिलाता हुआ मंत्र पढ़ने लगा। अनिल के चेहरे पर लगी कालिक धीरे धीरे उसके चेहरे से उतरकर उसके दिल पर आ गई। बूढ़े ने भारी आवाज़ में कहा, मेरे बेटे, तूने हमेशा लोगों को धोखा दिया है, अपनी बातों से उनका दिल दुखाया है। तेरी ज़ुबान हमेशा कड़वी रही है, जिसकी सज़ा तू आज भुगत रहा है। अनिल की लाश तालाब की ओर बढ़ गई। बूढ़ा शख्स अब दूसरी लाश के सामने आकर खड़ा हो गया। उसने उसके मुंह पर कालिक पोती और फिर मंत्र पढ़ने लगा। लाश के चेहरे पर लगी कालिक धीरे धीरे उसकी आंखों और दिल पर उतर आई। बूढ़े ने कहा, अच्छा, तू तो बहुत पापी इंसान है। तूने हमेशा दूसरों पर गंदी नज़र रखी, दूसरों के बारे में गलत सोचा। ले, अब उसकी सज़ा भुगत। बूढ़े शख्स ने अपने एक हाथ से उसका दिल और दूसरे हाथ से उसकी दोनों आंखें उसके जिस्म से निकाल लीं। इसके बाद भी वो लाश काले तालाब में नहाने के लिए बढ़ गई। इतनी देर में इंस्पेक्टर विक्रम और हवलदार मांगेराम झाड़ियों के पीछे से निकलकर सामने आ गए। बंद करो अपना घिनौना इंसाफ। तू होता कौन है इनके कर्मों का फैसला करने वाला? विक्रम ने गुस्से में कहा। बूढ़े ने विक्रम की तरफ देखा। इंस्पेक्टर विक्रम, तुम, लगता है तुमने मुझे पहचाना नहीं। मैं वही हूँ जिसको तुमने पकड़ा था और 20 सालों की सज़ा दिलवाई थी, सिर्फ इस जुर्म में कि मैंने एक खूनी का खून किया था। विक्रम ने ठंडी आवाज़ में कहा, अफसोस मुरारी, तुम सज़ा काट कर भी नहीं सुधरे।
कानून की नज़र में हर वो इंसान गुनहगार है जो कानून को अपने हाथ में लेगा। तुझे फिर सज़ा मैं ही दिलवाऊंगा। अरे सज़ा तो तब दिलवाएगा ना जब तू जिंदा बचेगा। मुरारी की आवाज़ अंधेरे में गूंज उठी। उसने हाथ उठाकर इशारा किया और तालाब के किनारे खड़ी लाशें धीरे धीरे इंस्पेक्टर विक्रम की ओर बढ़ने लगीं। उनकी चाल भारी थी लेकिन रुक नहीं रही थी। अनिल के साथ आई बाकी लाशें किसी भूखे दरिंदे की तरह विक्रम को घेरने लगीं। विक्रम ने तुरंत अपनी रिवॉल्वर निकाली। एक एक कर उनके सर पर गोली चलाई। गोलियों की आवाज़ रात के सन्नाटे को चीरती रही, लेकिन लाशों पर कोई असर नहीं हुआ। वे वैसे ही बढ़ती रहीं। अब वे बिल्कुल पास आ चुकी थीं। एक साथ उन्होंने विक्रम को दबोच लिया। ठंडे बेजान हाथ उसके शरीर को जकड़ने लगे। विक्रम जान बचाने के लिए छटपटाने लगा। मांगेराम मदद के लिए आगे बढ़ा ही था कि अचानक अनिल की लाश उसकी तरफ मुड़ी और कुछ ही पलों में मांगेराम जमीन पर गिर पड़ा। सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। विक्रम ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की। कुछ सोच, अगर जल्दी ही तूने कुछ नहीं किया तो ये लाशें तुझे भी खत्म कर देंगी। उसके मन में ख्याल दौड़ा। उसी पल उसकी नज़र लाशों के चेहरे पर लगे काले रंग पर पड़ी। एक झटके में विक्रम ने वही काला रंग उठाया और अपने चेहरे पर पोत लिया। मुरारी की आंखें फैल गईं। ये क्या किया तूने? तू तो जिंदा था, अभी मरा नहीं था। जैसे ही काला रंग विक्रम के चेहरे पर लगा, लाशों के हाथ ढीले पड़ गए। वे एक एक कर पीछे हटने लगीं। अंधेरे में उनकी परछाइयां कांपने लगीं। मौका मिलते ही विक्रम सीधे मुरारी की तरफ बढ़ा। उसने उसे पकड़ लिया और जमीन पर गिरा दिया। मुरारी छटपटाता रहा, लेकिन विक्रम नहीं रुका। आखिरकार जब मुरारी कमजोर पड़ गया, विक्रम ने उसे हथकड़ी लगा दी और ठंडी आवाज में कहा, अब जेल में अपने आप के साथ इंसाफ करता रहियो। लेकिन जैसे ही विक्रम दरवाजे तक पहुंचा, पीछे दराज नंबर 13 धीरे धीरे अपने आप खुल गई और अंदर से एक नई लाश आंखें खोल चुकी थी। क्या विक्रम सच में जीत गया था या उसने खुद को किसी और खेल में फंसा लिया था? आपको कहानी अच्छी लगी हो तो हमें सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके शहर की हो। कल मिलते हैं नई डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें।